नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है समय चक्र और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं रोहिताश त्रिवेदी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और अगर हम कहें कि आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी इस वक्त, तो हमने आपसे संपर्क किया और आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितना कुछ उथल पुथल पिछले दिनों हमें देखने को मिला, तो हम उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर बात करेंगे, सरकार पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सैटर्न रेट्रोग्रेड, इसका असर भारत पे कितना देखने को मिलेगा? दिखना आरंभ हो गया अंकित जी। इसका असर ही तो भारत अनुभव कर रहा है पिछले 20-25 दिनों से। देखिए, शनि एक बाहरी ग्रह है। शनि जब वक्री होता है तो उससे कुछ दिनों पहले से ही उसकी प्रारंभिका बनना आरंभ हो जाती है। जैसे मंत्री आता है तो उससे पहले पायलट आता है ना। तो पिछले 2-3 हफ्तों से जो घटनाक्रम हो रहा है, स्पेशली जो 20-21 तारीख से घटनाक्रम हो रहा है, 21-22 तारीख के आसपास शनि स्तंभ भी हुआ था। ये सब शनि वक्री का ही फल है। लेकिन सर, क्या सिर्फ इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए, बाकी से नहीं इसको? नहीं जी, ये ज्योतिष में हमेशा 9 के 9 ग्रह अपना खेल खेलते रहते हैं। उसमें कुछ मुख्य बिंदु आती हैं। उन मुख्य बिंदुओं के आधार पर एक पैटर्न नंबर जो होता है, जिसमें 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव होता है। श्री विश्व विजय पंचांग ने इस अंक में 67 पेज में गणतंत्र की कुंडली का आकलन करते हुए ये लिखा था कि अगले वर्ष सन 2027 में भारत की गणतंत्र की कुंडली में, रिपब्लिक की कुंडली में शनि की महादशा का आगमन हो रहा है। कुछ राजनीतिक विचारधाराओं को या राजनीतिक समीकरणों को अजेय माना जाता था 10-12 सालों से। अब वो अजेय तो नहीं रहे। यहाँ पर हमने एक नई तरीके की राजनीति और एक नए तरीके के विरोध प्रदर्शन को भी होता देखा, जो शायद विश्व भर में पहली बार हुआ है जब जेनजी ने एक अलग ही तरह का प्रदर्शन करा। यहाँ पर सरकार ने अपने एक बड़े मंत्री से इस्तीफा भी दिलवाया। ये सब शनि का ही असर मुख्यतः माना जाएगा। जैसे अंकित जी, आपको याद होगा कि हम भारत की स्वतंत्रता की कुंडली में मंगल की महादशा के आगमन की बड़े टाइम से बात कर रहे थे कि 2025 में मंगल की महादशा आएगी। फिर हमने वो होते हुए देखा ऑपरेशन सिंदूर के साथ। भारत में सैन्य गुण एकदम से सैन्य गुण मंगल वाले भाव जाग गए। उसी प्रकार अब गणतंत्र की कुंडली में शनि की महादशा आ रही है अगले साल, और ये उसकी प्रारंभिका बनना शुरू हो गई। अगले वर्ष से गणतंत्र की कुंडली अब शनि के भाव में आ जाएगी। नहीं तो ये कब तक रहेगा सर, और क्या क्या असर हो सकते हैं? ये अभी तो अक्टूबर-नवंबर के आसपास इसकी चरम सीमा दिखेगी हमें। और इस शनि के प्रभाव को तो अब हम लंबे समय तक ही मानेंगे। पूरे 2027-28 बल्कि 2029 के कुछ प्रारंभिक महीनों तक प्रभाव दिखता रहेगा। यहाँ पर सरकार में अस्थिरता के भाव भी उजागर हो जाएंगे। जैसा कि अंकित जी आप भी जानते हैं, विश्व विजय पंचांग के और प्रभा साक्षी के हमारे दर्शक भी जानते हैं कि हम गत वर्ष 2025 में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पंचांग में जो ज्योतिषीय फल कथन कहा था, वहां कहा गया था कि ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु का समय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। ग्रीष्म ऋतु में जो तनाव उत्पन्न होगा उसका आंशिक निवारण वर्षा ऋतु में संभव है। दीपावली 2026 के उपरांत राजनीतिक चिंताएं बढ़ना पुनः आरंभ हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कारण वर्ष भर प्रधानमंत्री कार्यालय पर तनाव बना रहेगा। अनेक कारणों से माननीय सेवानिवृत्ति के विषय पर सोचना आरंभ कर सकते हैं। न्यायपालिका के कतिपय निर्णय से सरकार की नीतियों में गतिरोध की आशंका रहेगी। ये भी होना आरंभ हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पेचीदगी के कारण भी जन लोकप्रियता में गिरावट आएगी और मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। एनडीए और भाजपा की एकता के कारण भी माननीय को तनाव हो सकता है। भाजपा में गुटबाजी के कारण भी माननीय तनाव अनुभव करेंगे। माननीय का राजयोग अपरिहार्य कारणों से अपने समापन की ओर अग्रसर हो चुका है। यह भी विश्व विजय पंचांग में बतलाया गया था। माननीय का
माननीय को यह समझ लेना चाहिए कि ऋषियों द्वारा बनाई गई आश्रम व्यवस्था का पालन हमें करना ही पड़ता है और यहाँ माननीय को अपनी स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यहीं पर माननीय श्री अमित शाह जी के लिए भी पंचांग ने मैं इसकी एक ही टिप्पणी आपको बता रहा हूँ। पंचांग ने लिखा है कि संवत्सर आरंभ में कुछ राजनीतिक चिंताएं प्रकट हो सकती हैं। संवत्सर मार्च अप्रैल 2026 में आरंभ हुआ और जुलाई अगस्त 2026 में इनके जीवन में एक नवीन पड़ाव प्रकट होगा। माननीय अमित शाह जी अपने जीवन के एक नए पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, दस्तक दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में अब हम आगे देखें तो स्थिति तो अब राजनीतिक चिंताओं वाली ही है भाजपा के लिए। अच्छा, आपने चूंकि तमाम बातें शुरुआत में ही कह दी, लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे कि आसान शब्दों में अगर हम समझें, आपने जितनी बातें कही अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी से जोड़कर ही आपने कही, लेकिन आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें कि आने वाला समय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहेगा, इस छात्र आंदोलन की वजह से उनकी छवि पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए जी, माननीय इसमें जितना जल्दी समझ जाएं कि एक नई पीढ़ी का आगमन हो रहा है, नई पीढ़ी आ रही है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, उतना ही उनके अपने मान सम्मान के लिए, वृद्धावस्था के लिए शुभ होगा। और माननीय को भूत से भी समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी निकट भूतकाल में ही हमने देखा था कि श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपने राजनीतिक जीवन को स्व इच्छा से अपने मन में आकलन कर विश्राम दिया। यहीं पर एक पुरातन हमारी बात भी आती है रामायण काल से। कहा जाता है एक बार महाराज दशरथ सुबह सुबह आईना देख रहे थे और उस आईने में उन्होंने अपनी दाढ़ी में एक सफेद बाल देखा। दाढ़ी में जैसे ही उन्होंने अपना सफेद बाल देखा, उनके मन में एक भाव जागा कि ओ, अब मेरा शरीर संकेत दे रहा है, अब मुझे गद्दी का त्याग कर देना चाहिए। और उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि वो युवराज का चयन करना आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि अब राजा दशरथ को लगता है कि अब उन्हें अपने राजनीतिक जीवन को विश्राम देना है। ऐसी ही ऋषि ऋतंबरा प्रज्ञा से मेरा क्या तात्पर्य है, हमारे वैदिक काल की जो ऋषि रहे हैं, इन्होंने जो हमें सिखाया है, आश्रम व्यवस्था बताई है कि ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो ज्ञानी भी हैं, समझदार भी हैं, तो वो उचित निर्णय लेंगे। पर अब नई पीढ़ी को आ जाने देना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी तो अब आकर ही रहेगी। लेकिन सर, जैसे कि तमाम एक इंसान की जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव होते हैं, आपके हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी फिलहाल उनके लिए चुनौतियां हैं, तो क्या उन चुनौतियों से वो पार पाने में उनको मुश्किलें जो भी आए, लेकिन पार करके निकल भी सकते हैं क्या? संभव नहीं लग रहा मुझे, बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पे अब शरीर को और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। इसलिए राजनीतिक जीवन देखें जी, प्रोफेशनल लाइफ होती है। जैसे आप मीडिया में हैं, मैं ज्योतिषी हूँ तो मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मीडिया पर्सनल हैं। वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोफेशनली एक राजनेता है, प्रोफेशनली वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। अब यहाँ पर वानप्रस्थ और संन्यास के वो दहलीज पर आ गए हैं। यहाँ से आगे अब प्रोफेशनल लाइफ तो नहीं है। जैसा कि विश्व विजय पंचांग ने कहा है कि राजयोग अपरिहार्य कारणों से भंग हो चुका है। अपरिहार्य कि अब प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, अब रिटायरमेंट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जैसे अंकित जी, आप भी 20, 25, 30 साल अपने मीडिया में उन्नति करते जाएं, ऐसी हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं। ऐसा ही आप भी चाहते होंगे, पर फिर 75-80 के होने के बाद तो पोते पोतियों के साथ खेलोगे, विश्राम दे दोगे अपने माइक को। वैसा ही होता है सबके जीवन में, वही अब हो रहा है। तो क्या सरकार के लिए भी चुनौतियां होंगी? जी, मैं कह चुका हूं, भाजपा सरकार के लिए यह समय और आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। गुटबाजी हो सकती है भाजपा के अंदर, एनडीए की एकता भी खंडित हो सकती है। यहाँ पर राजनीतिक दल इंक्लूडिंग बीजेपी 2027 में भाजपा के कुछ गुट
और विपक्षी दल मध्य अवधि चुनाव पर विचार कर सकते हैं। यानी 2029 से पहले चुनाव हो सकता है? संभव। ज्योतिषीय संकेत हैं कि आम चुनाव 2029 से पहले ही हो जाए। तो क्या भाजपा पूरी तरीके से कमजोर हो रही है आपके मुताबिक? होना आरंभ हो चुकी है, कमजोर होना आरंभ हो चुकी है। भाजपा अपने आप को संभाल सकती है यदि उचित निर्णय लें, आने वाली नई पीढ़ी को समझें और ये माने, ये समझें कि समाज हमारी आने वाली पीढ़ी से बनता है। आपको आने वाली पीढ़ी अच्छी लगे या बुरी लगे, पर भविष्य वही है। भविष्य को रोका नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात अगर भाजपा समझे, अभी मेरे ख्याल से माननीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी, जो मार्गदर्शन मंडल के सबसे वरिष्ठ नेता हैं हमारे, उन्होंने भी इसके ऊपर बात करी है। सरसंघ प्रमुख आदरणीय श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने भी इसके ऊपर बात करी है और बहुत से विचारक भी इसके ऊपर, अनेक पार्टियों के इस ही बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी ही हमारा भविष्य है। हमारा तो हो गया जी, आधा निकल गया जीवन। अब आने वाली पीढ़ी के लिए हमें स्वागत करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी से लड़ते नहीं है, उन्हें अपनाते हैं, उनके साथ चलते हैं। हम एनडीए की एकजुटता या बाकी तमाम सवाल पूछेंगे सर, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि भाजपा अगर आगे बढ़ेगी, तरक्की अगर करती हुई दिखाई देगी, रिवाइव करती हुई दिखाई देगी, तो वो भाजपा का कौन सा नेता होगा जो सामने आएगा? यानी कि भाजपा के किन नेताओं के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आ सकती है? भाजपा का वो कौन सा नेता होगा जो आगे तरक्की करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आज के? माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर। इसके अलावा माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर, श्री राजनाथ सिंह जी, और मैं आगे नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, जैसे कुछ नाम है, जैसे आप भी पहले बोलते थे, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आ जाता है, योगी आदित्यनाथ का नाम आ जाता है। ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि ये भाजपा की अगली पीढ़ी है। तो क्या इन नामों में आपको तरक्की दिखाई दे रही है? मैं क्यों अपोजिशन का और भाजपा के कुछ गुटों का काम आसान करूं? लेट देम थिंक। मैं करना नहीं, मैं आपके इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं देना चाहता हूं। ठीक है, एनडीए की एकजुटता आपने ये तो कहा है कि खंडित हो जाएगी, स्थिरता खंडित हो जाएगी। क्या माननीय चंद्रबाबू जी नायडू, माननीय चंद्रबाबू जी नायडू एनडीए की स्थिरता को भंग कर देंगे। यानी चंद्रबाबू नायडू हटेंगे और एनडीए की सरकार गिर जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये आपने कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा। मैं ये कह रहा हूं एनडीए की एकता को माननीय चंद्रबाबू जी नायडू भंग कर देंगे। भाजपा के अंदर गुटबाजी होगी। हमारे कुछ भाजपा के बड़े नेता सेवानिवृत्ति पर विचार करना आरंभ कर देंगे। सन 2027 में भाजपा के कुछ गुट, कुछ और अपोजिशन पार्टीज मध्य अवधि चुनाव के ऊपर बात करना आरंभ कर देगी और 2029 से बहुत पहले ही चुनाव हो जाएंगे। ये क्या है सर? लेकिन एक सवाल जो कि आपके जवाब से ही मुझे आ रहा है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सेवानिवृत्ति का समय आ गया है। अगर देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर हो, राजनाथ सिंह हो, जिनके लिए आपने कहा कि इनके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं, तो सवाल यह है कि उम्र तो तीनों के एक ही है लगभग। तो अगर लगभग शब्द के बीच में 3 से 5 साल चुके हैं। अच्छा, तो क्या इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी अगर साइड होते हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो इन लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे? नहीं जी अंकित जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों के लिए या किसी स्पेसिफिक राजनेता के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता अब सेवानिवृत्ति पर विचार करेंगे और कुछ अन्य नेताओं का कार्यभार, उनके कंधों पे वजन बढ़ जाएगा। आसान नहीं है आगे का रास्ता, अच्छे दिन किसी के लिए नहीं है। आने वाले 2-3 साल कठिन ही हैं, कंधों पर भार बढ़ जाएगा। 2027 में सर कई चुनाव हैं, 2027 में कई चुनाव हैं जी। तो भाजपा के लिए 2027 कैसा रहने वाला है? अशुभ प्रतीत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी अशुभ प्रतीत हो रहा है। अच्छा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अशुभ प्रतीत हो रहा है।
अगर भाजपा के लिए चीजें सामान्य नहीं होंगी आगे, तो क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं? नहीं जी, उत्तर प्रदेश में तो मुझे सपा के अच्छे दिन आते लग रहे हैं, और पंजाब में मैंने अभी राजनीतिक पार्टियों पे, रीजनल पार्टी क्योंकि वहां पे ज्यादा है, उनके ऊपर मैंने अभी विचार नहीं करा है। श्री अखिलेश जी की कुंडली के ऊपर इस वर्ष पंचांग में हमने विचार किया था, तो उस संदर्भ में यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। श्री अखिलेश जी के लिए पंचांग ने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करी थी इस वर्ष के अंक में, मैं वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सन 2026 ईस्वी में अखिलेश जी को विरोधी दलों के कारण चिंता सामने आएगी, पारिवारिक तनाव भी चिंता का कारण बनेगा। इस वर्ष भी अखिलेश जी को अपने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बात महत्वपूर्ण है। इनका कोई गुप्त शत्रु षड्यंत्र रच सकता है। जून जुलाई 2026 के उपरांत राजनीतिक उत्साह अनुभव हो सकता है, मेरे ख्याल से ये अब हम देख रहे हैं उत्साह उनके भाव में, उनके बोलने की शैली। नवंबर दिसंबर 2026 अशुभ समय है और चिंताएं बढ़ सकती हैं। सन 2027 के पूर्वार्ध में अनिश्चितता और असमंजस्य व्याप्त रहेगा। उत्तरार्ध में 2027 के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ के अंदर, वहां पर शुभ संकेत है। लेकिन चुनाव तो सर फर्स्ट हाफ में ही है जी, चुनाव फर्स्ट हाफ में ही है, और जैसा आप जानते हैं अंकित जी, जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का घोषणा करता है, उसके बाद ही हम सटीकता से ज्योतिष में बता पाते हैं, क्योंकि हम लेकिन सर हम कांग्रेस पंजाब में आएगी? क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आ रहे हैं? हम फिर उसी सवाल पे लौट रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आगे क्या होगा? सर मैंने अभी पंजाब इलेक्शन की अनुमान नहीं लगाया है, तुक्का मारना पार्टी के तौर पे कांग्रेस के लिए कैसा रहने वाला है? पंजाब का नहीं पता, कांग्रेस में ओवरऑल इंडिया का बता सकते हैं कांग्रेस के हिसाब से? ग्रोथ, पार्टी इज रिवाइविंग, ग्रोथ। राहुल गांधी का भी कद बढ़ रहा है, प्रियंका गांधी का भी कद बढ़ रहा है इसके मुताबिक? प्रियंका गांधी जी का बढ़ रहा है। सन 2026 ईस्वी में पारिवारिक एवं न्यायिक चिंताएं तनाव का कारण बन सकती हैं श्री राहुल गांधी जी के लिए, और ग्रीष्म ऋतु अशुभ प्रतीत होती है। जून जुलाई 2026 से संवत अंत तक का समय इन्हें तनाव देगा और मनवांछित राजनीतिक उन्नति से दूर रखेगा। तो अभी तो कोई बहुत अच्छा समय राहुल गांधी जी के लिए भी हमें दिख नहीं रहा। यहाँ कांग्रेस एज अ पार्टी पर रिवाइव होगी। कांग्रेस रिवाइव कर रही है आपके मुताबिक? जी, आने वाला, अभी मैं 2027 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये केवल 2026 या विक्रम संवत 2083 की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। विपक्षी एकजुटता, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट रहेगा? क्या इंडिया अलायंस एकजुट रहेगा? नहीं जी, विपक्षी एकता के भी कोई संकेत नहीं मिल रहे। श्री विश्व विजय पंचांग ने स्पष्ट लिखा है, विपक्षी दल एकमत होने का विफल प्रयास करते रहे। ये प्रयास सफल होते हुए नहीं दिखे। सर लेकिन एक सवाल सर मेरे मन में आ रहा है, विपक्ष भी एकजुट नहीं रहेगा, विपक्ष में भी टूट होगी, एनडीए भी टूट की ओर बढ़ेगा, फिर क्या सरकार मजबूत नहीं रहेगी? क्या सरकार के इकबाल कम होगा? इन्हीं सब कारणों से तो कदाचित मध्य अवधि होंगे, वरना मध्य अवधि क्यों होगा? और मध्यावधि के बाद चुनाव के बाद क्या होगा? टू अर्ली टू से, अभी उसके ऊपर टिप्पणी करना शोभनीय नहीं। ठीक है सर, अब जिसकी चर्चा मतलब खूब हो रही है, उसकी अब बात कर लेते हैं। सीजेपी क्या राजनीति में आएगा? आगे की रणनीति क्या होगी? कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस मैंने अभी नहीं करा है। मैंने अभी केवल इसे एक आंदोलन की तरह, एक विद्यार्थी वर्ग के आंदोलन की तरह देखा है, जो शनि की छाप लिए हुए है। ये जो आंदोलन की तरह, हम इसको एक छात्रों के आंदोलन की तरह अगर हम देखें, तो इसमें तो अभी लंबा चलता है, ये 2-3 साल तक ये बात चलती है। यदि हम अगर विश्व विजय पंचांग को देखें तो वहां पर ये स्पष्ट लिखा गया है पेज 63 में गणतंत्र की कुंडली में कि छात्र वर्ग से असंतोष दिखेगा और एक नई राजनीतिक व्यवस्था का शिलान्यास होगा। ये हो गया है। तो नई राजनीतिक व्यवस्था यानी कि सीजेपी व्यवस्था, दल नहीं,
शब्दों का चयन हम सोच समझ के करते हैं। एक नई राजनीतिक व्यवस्था, हम दल की बात नहीं करते। ठीक है, अब राज्यों की ओर बढ़ते हैं सर। किसी राज्य में बड़े उठापटक की क्या तैयारी है? क्या कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? क्या बड़े कैबिनेट में बदलाव किए जाएंगे? ये भी सवाल उठ रहे हैं। प्रबल संकेत, राज्यों के अंदर भी बदलाव के प्रबल संकेत हैं। दो भाजपा चार राज्य के नाम शासित आप ले राज्यों सकते में हैं सर। नहीं सर, कभी कभी देखिए जी, एक ज्योतिषी के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वो उतनी ही भविष्यवाणी करे जितनी राष्ट्र हित में है, उससे ज्यादा नहीं करे। चलिए हम नाम पूछ लेते हैं सर। जैसे विवादों में हमने देखा मोहन यादव काफी विवादों में रहे, उनके लिए आने वाला समय कैसा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए ही चिंताएं हैं। इसके अलावा कोई और दोनों राज्य? ही राज्यों के लिए चिंता। इसके अलावा मैंने देखिए सारे राज्यों का अध्ययन नहीं करा, तो मैं ये नहीं कह सकता और कहीं नहीं है। मैंने जिन राज्य सरकारों में देखा है, जिनका अध्ययन करा है 8-9 राज्यों का, उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में चिंताएं दिखती हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने उड़ीसा का अध्ययन नहीं करा, तो मुझे नहीं पता वहां क्या होगा। सर उड़ीसा का ही बता देते सर, वहां क्या धर्मेंद्र प्रधान यहाँ से वहां जाएंगे? मैंने अध्ययन ही नहीं करा, मुझे मालूम था आप पूछेंगे, इसीलिए मैंने उदाहरण उड़ीसा का दिया। सबकी निगाहें तो उन्हीं पर है ना सर। हमारी निगाहें तो कहीं और है। चलिए अब कानून व्यवस्था पर आते हैं सर। कई राज्यों में उठापटक देखी गई, तोड़फोड़ देखा गया पिछले कुछ दिनों में। उनमें बिहार, महाराष्ट्र में भी था, पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा, दिल्ली में तो हुआ ही हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति में क्या स्थिरता देखने को मिलेगी, या कोई करवाहट देखने को मिलेगी, या फिर ये करवाहट कोई मजहबी करवाहट में भी बदल सकता है? आप इस पे वो करें। देखिए जी, मैं इस वर्ष का वर्ष राजादी फल का वर्ष राजा फल पढ़ रहा हूँ। इसी से संवत शुरू होता है, इसी से संवत की प्रारंभिक रूपरेखा बनती है। रौद्र संवत्सर नाम है संवत का। रौद्र संवत्सर में कम वर्षा होने के कारण पृथ्वी में कम नमी रहती है। ये हम होते हुए देख रहे हैं एल नीनो का प्रभाव, और ये पंचांग अक्टूबर 2025 में लिखा गया था। राजा कठोर नियम लागू करता है और जन विरोध होता है। ये दोनों चीजें भी हमने होती हुई देख ली। जंगलों में आग लगती है, भयंकर आग लगी है जंगलों में। राजा गुरु का फल, गुरु के संवत में प्रभव आदि क्रम से अशुभ वर्ष होने के कारण बाजार और व्यापार की बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। शासन अस्थिरता अनुभव करता है। यातायात, आयात निर्यात आदि में कठिनाइयां आती हैं। व्यापार के लिए वातावरण प्रतिकूल रहता है। भ्रष्टाचार प्रकाश में आता है। अशुभ फल अधिक होते हैं। ये हमने एक एक बात सत्य घटित होते हुए देख ली है इस वर्ष। ये सिलसिला भी चलता रहेगा। चोर भ्रष्टाचारी और रोगों के कारण जनता को कष्ट होता है। अशांति का वातावरण रहता है। चंदा चोरी आदि जो प्रकरण देखे गए, इसके कारण जनता ने पीड़ा भी अनुभव करी। यहाँ पर सुख शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देश में बनी रहे, इसके लिए प्रशासन को मैं अति विशिष्ट शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, अति विशिष्ट रणनीति बनानी होगी, कूटनीति बनानी होगी। अति विशिष्ट रणनीति का कठोर होना आवश्यक नहीं है। अति विशिष्ट रणनीति में करुणा, क्षमा भाव और सद्भाव भी हो सकता है। एक अति विशिष्ट रणनीति सद्भाव के साथ भी करी जा सकती है। ठीक है। अब चूंकि प्राकृतिक आपदा का, या हमने देखा पिछले दिनों कितनी भयानक बारिश भी हुई कई जगहों पर, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल से आप स्वयं हैं, हिमाचल में भी बहुत बारिश हुई। क्या प्राकृतिक आपदा का कोई खतरा है? क्या कोई महामारी का खतरा इस वक्त? जी,
मॉनसून की बिगड़ी चाल तो बहुत बड़ा एक प्राकृतिक संकट है। हमने यहाँ पे अतिवृष्टि, अनावृष्टि और खंड वृष्टि तीनों इसी वर्ष में घटित होते हुए देखा। आप देख रहे होंगे कि पूरे उपमहाद्वीप में कहीं तो सामान्य से बहुत कम वर्षा हुई है और कहीं अतिवृष्टि के कारण जल पलायन, बाढ़ की स्थिति बनी है। मानसून आने से पहले खंड वृष्टि ने, ओलों ने बड़ा भारी नुकसान हमें किया है। यहाँ ईश्वर की, माँ पराम्बा की कृपा है कि अभी तक भारत ने किसी बड़े भूकंप जैसी त्रासदी को नहीं देखा, पर ये खतरा, ये संकट तो पूरे रौद्र संवत्सर में मार्च 2027 तक बना ही रहेगा। बिल्कुल। अब एक और बवाल देश में हो रहा है, E20, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? तना सरकार को पेट्रोल, शनि का ही देखिए, जुडिशरी, स्टूडेंट, लेबर क्लास, एडवोकेट्स, नेचुरल ऑयल, मिनरल ऑयल जिसे हम कहते हैं, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, ये सब शनि के ही प्रधान सिग्निफिकेंट, शनि इनका सिग्निफायर है, ऐसे कह लीजिए। शनि का इनके ऊपर विशेष प्रभाव रहता है, क्रूड के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर, मजदूर वर्ग के ऊपर, अभिवक्ताओं के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर शनि का विशेष प्रभाव रहता है। इन सब में हलचल हो रही है। E20 के कारण भी सरकार को चिंताएं प्रस्तुत हो सकती हैं। सरकार को यहाँ सोचना चाहिए कि सस्ता आवश्यक है या जो पर्यावरण के लिए अच्छा है वो आवश्यक है। यदि गन्ना उगाने में इतने हमारे प्राकृतिक संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या फायदा है? इससे अच्छा तो आप महंगा पेट्रोल खरीद लो, कम से कम आप प्रकृति को तो इतना नुकसान नहीं होगा। पर ये यहाँ पे देखिए, मैं एक ज्योतिषी हूँ और मुझे अपना, जिसे कहते हैं ना, आई शुड नॉट क्रॉस माय डोमेन, ये एक साइंटिफिक बहस का मुद्दा है। यहाँ पर हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट, इन सब की समझ रखते हैं, उनको साथ में बैठाना चाहिए। यहाँ पे केवल जिसे हम कहते हैं ना, इकोनॉमिक फायदा नहीं देखना कि सस्ता क्या है, महंगा क्या है। महंगा है तो रहने दो, अगर माँ प्रकृति को लाभ होता है तो। इससे सरकार बैकफुट पर रहेगी? बैकफुट पर रहेगी। जो क्रिकेट में होता था ना, जब पेसर आते हैं, जवगल श्रीनाथ जी वगैरह बॉलिंग करते थे तो कई बैट्समैन बैकफुट पे जाते थे और फिर डक भी कर देते थे, ऐसे बाउंसर को झुक जाते थे। बैकफुट पे भी जाएगी और कई बार डक भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय मसलों की ओर बढ़ते हैं सर। सबसे पहले तो भारत का जो अन्य देशों के साथ संबंध जो है वो कैसा रहने वाला है, पड़ोसियों के साथ भी और अन्य बड़े देशों के साथ भी? अन्य बड़े देशों के साथ भी और पड़ोसियों के साथ भी तनावपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर हमारी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की पेचीदगी के कारण तनाव प्रस्तुत होगा और असमंजस्य की स्थिति बनेगी। व्यापार के अंदर भी गतिरोध होगा। मैं व्यापार से मेरा मतलब इंडो अमेरिकन ट्रेड डील है, तथाकथित इंडो अमेरिकन ट्रेड डील है। ठीक है। अभी हमने देखा सर, कुछ दिन पॉज हुआ था, फिर उसके बाद ईरान और अमेरिका का युद्ध फिर शुरू हो गया, फिर बीच में शांति की भी खबर आई। अब क्या इसी तरीके का चलता रहेगा ये, या उग्र होगा, या खत्म हो जाएगा? मैं तो आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ये पंचांग में भी इसके बाद हम कई सालों से लगातार हर वर्ष का फल लिख रहे हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा। अक्टूबर नवंबर आते आते रिजीम चेंज का ताना बाना बुन दिया जाएगा तेहरान में और रिजीम गिर जाएगी और इसको अभी लंबा समय लगेगा। और अमेरिका एक लंबा चलने वाले सैन्य अभियान पर निकला है। चलेगा, मारेगा, रुक जाएगा, जिसे कहते हैं ना, टैक्टिकल सामरिक पॉजेज आएंगे, स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल पॉजेज आएंगे, फिर से मारेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर से मारेंगे। कभी इजराइल रुकेगा, कभी अमेरिका मारेगा, फिर अमेरिका पीछे हटेगा, इजराइल मारेगा, खेल चलेगा ही। बिल्कुल। और ये जो उत्पन्न संकट है इस युद्ध की वजह से, वो भी जारी रहेगा जब तक ये युद्ध जारी रहेगा? ये जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा जी। सस्ता युग समाप्त हो चुका है अंकित जी, याद कीजिए। अर्लियर दिस ईयर यू एंड आई डिस्कस कि वो सस्ता मिल जाए सब चीजें, वो गया जमाना। आपने और मैंने डिस्कस किया था, उससे हमारा यही मतलब था, सस्ता नहीं रह पाएगा, महंगाई आएगी और महंगाई को स्वीकारें। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भी हमारी धीमी पड़ जाएगी। तेजी मंदी तो चलती रहती है जी। अब हम एक अल्पकालिक मंदी के दौर में आ गए हैं। यहाँ पे हमारी आर्थिक उन्नति की रफ्तार अब कुछ समय के लिए धीमी पड़ जाएगी और उसके बाद हम फिर से गति पकड़ लेंगे। इसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अल्पकालिक मंदी में हम आ चुके हैं, कुछ समय तक मंदी रहेगी और फिर वापस से अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी। यहाँ पर
सस्ता भी अब मतलब हर भारत चीज के लिए सस्ती इसमें मिले। पॉजिटिविटी भी है कि अभी थोड़ा नुकसान है लेकिन बाद में हम तरक्की करेंगे। जी जी जी। ठीक है। ईरान में भी समान स्थिति आ जाएंगी ईरान में? ना, बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा लंबे समय समय की लगेगा। बात है। जी। अच्छा, डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या कहती है, आगे क्या करेंगे वो? जो अभी कर रहे हैं यही करते रहेंगे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और मुहावरा अच्छा। युक्ति के ऊपर ही अमेरिका अपनी सैन्य नीति बना रहा है, और ये ऐसे ही हम्म। चलता रहेगा। मतलब ईरान से पंगा के बाद किसी और देश की बारी है क्या? जी जी, घूम फिर कर ये चीन पर ही पहुंचेंगे, वहीं रुकेंगे जाके। ठीक है। अब चूंकि एक तस्वीरें खूब आ रही हैं पीओके से, पीओके में बवाल है, चुनाव हो रहे हैं, पीओके पर आपकी राय क्या है? देखिए जी, हमारी राय वही है पीओके पे जो पिछले 50 वर्षों से हमारी बनी हुई है। हम्म। पीओके का भारत में विलय होना कब अत्यंत होगा? आवश्यक है। जब होगा जब भारतीय सरकार एक लंबे हम्म। सैन्य अभियान पे निकल लेने का मन बनाएगी, इच्छा शक्ति बनाएगी, वरना नहीं। हम्म। बिना एक लंबे सैन्य अभियान के, जिसका मतलब एक बड़े संघर्ष के, युद्ध के, कभी भी नहीं हम्म। आएगा। कि कुछ लोग कहते हैं ना, इकोनॉमिक घेराबंदी कर लो, ये है वो है, हमारे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हमने खराब कर दिया है, अंदर से हम्म। पाकिस्तान टूट जाएगा, अपने आप कश्मीर आ जाएगा। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। हमारे को बड़ा सैन्य अभियान करना पड़ेगा, और तभी पीओके भारत में सम्मिलित हो पाएगा, और ऐसा हो जाए, यही राष्ट्रीय हित है। इसमें हमारे पास कई अवसर आए हैं बीते हुए कुछ वर्षों में, गत वर्ष, जिनका हमने सम्मान नहीं करा। उन अवसरों का हम्म। इतिहास बार बार अवसर नहीं देता है, हमें कर लेना चाहिए। जितना विलंब होगा ठीक है। उतना हमारा ही नुकसान है। ठीक है सर। सर, आपने इतनी बेबाकी से तमाम बातें रखी, आप हमारे साथ जुड़े, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का समय चक्र कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़े थे जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताश त्रिवेदी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।